हैं जी9 और मैं हूं जावेद इकबाल नासर। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने शोबे में बहुत नाम पैदा किया। मेरी मुराद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा टेक्सिंग के रुकन आबा जमील मोहटा साहब से है। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। आबा जमील मोहटा एडवोकेट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अब सब कैसे हैं आप? जी मैं ज़बरदस्त हूँ, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? आपकी टीम का क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र है, मेरी टीम भी ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कब और कहाँ पैदा हुए? मैं 1985 में मौज़ा प्लाट तहसील पीरमल ज़िला टोबा टेक्सिंग में पैदा हुआ। आपने अपनी तालीम कहाँ-कहाँ से हासिल की और तालीमी मदारिज कहाँ तक तय किए? मैंने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन थी वो इस्लामिक कैडेट पब्लिक स्कूल टोबा टेक्सिंग से हासिल की, और जो मैट्रिक था वो मैंने ज़िला टोबा टेक्सिंग के मशहूर और मरूफ और सबसे अच्छे स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पीरमल से हासिल की। उसके बाद मैंने एफएससी गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से किया। ग्रेजुएशन जो था मेरा वो मैंने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और एलएलबी प्लस मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। वकालत में आने की कोई ख़ास वजह? वकालत मेरा शौक़ है, वकालत मेरा मकसद है। मैं देहाती इलाके से तल्लक़ रखता हूँ, मैं मज़लूम तबके से तल्लक़ रखता हूँ। मैंने अपनी आँखों से मज़लूम लोगों को पिसते हुए देखा था। जब उनके दुख देखता था तो मैंने ये इरादा कर लिया था कि मैं जब भी बड़ा होऊंगा इंशाल्लाह इनके दुखों का मदावा करूंगा, इनको इंसाफ लेके दूंगा। ये जो मेरे इलाके की मज़लूमियत थी, जो मेरे इलाके के दोस्तों के दुख थे, जो उनके साथ जागीरदारान, उनके साथ ब्यूरोक्रेट, उनके साथ जो सियासतदान थे वो ज़्यादतियाँ करते थे, तो मैंने कहा इंशाल्लाह इन मज़लूमों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं इंशाल्लाह वकील बनूंगा। मोहटर साहब, ये बताइए कि आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में कब रजिस्टर्ड हुए? मैं 2011 में रजिस्टर्ड हुआ हूँ। तो आप ज़्यादातर किस तरह के केस लेते हैं? मैं फ़ौजदारी केसेस लेता हूँ, फ़ौजदारी में एक्सपर्ट हूँ। बाकी मेरी जो टीम है तकरीबन 18 जो हैं इस मेरे ऑफिस में मेंबर हैं, वो सिविल मामला भी देखते हैं, फैमिली इश्यूज भी देखते हैं, रेवेन्यू के भी देखते हैं, और प्लस अभी अभी 1-2 दोस्त मेरे जो हैं इस टीम में जो शामिल हुए हैं, तो वो जो है वो टैक्स के मामला भी देखते हैं। अब सब ये बताइएगा कि लोअर कोर्ट्स में आजकल रिश्वत का आंसर बहुत ज़्यादा है, सिफारिश भी बहुत ज़्यादा चलती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इकबाल भाई आपकी बात दुरुस्त है। लोअर कोर्ट में करप्शन सिर्फ 10% होती है, 90% करप्शन सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में होती है, और उसके बाद सेशन कोर्ट और जो है वो सिविल कोर्ट का होता है। जो करप्शन की घर है, जो करप्शन की माँ है, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो अदालत आलिया है वो भी सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करती हुई वो भी करप्शन करती है, ठीक है ना। नो डाउट कि जो आवाम है वो सिविल कोर्ट्स में ज़्यादा पेश होती है, और उनके ख्याल से कि सिविल कोर्ट में करप्शन ज़्यादा होती है। मैं एग्री इस हद तक करता हूँ कि सिविल कोर्ट में भी करप्शन होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होती है। आपकी नज़र में इसका सद्देबाब किस तरह हो सकता है? इसका सद्देबाब तब होगा जब हर इदारा अपने दायरे में रहकर काम करेगा। जो सियासतदान है, जो मकन्ना है, जो पार्लियामेंट है, वो लॉ बनाएगी, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, जो कानूनदान है वो सिर्फ कानून की हद तक प्रैक्टिस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोफेशन में भी कुछ दोस्त फीस लेने के बाद फैसला हक करवाने के लिए फ़ीस ले लेते हैं। जब ऐसा होता है देन बिगाड़ पैदा होता है। और जो जजेस हैं, तो आजकल एक बात बहुत मशहूर है कि वकील करने की बजाय जज कर लिया जाए। तो ये पहले बड़े अवानों में होती थी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद तक महदूद थी। अब ज़िला टोबा टेक्सिंग के भी लोग कहते हैं कि यार हमने वकील क्यों अच्छा करना है। वकील एक आम सा वकील करते हैं, थोड़ी सी फ़ीस देते हैं, और जिस जज ने हमारा फ़ैसला करना है हम उस जज को कर लेते हैं। तो ये तबका
ये लोग फसाद की जड़ हैं, ये करप्शन का घर है। इनकी वजह से सोसाइटी में बगाड़ पैदा होता है। और लास्ट बात ब्यूरोक्रेसी की। आप देखें एसी और डीसी सबसे ज़्यादा करप्शन करते हैं। जो है पुलिस, तो पुलिस का जब नाम आता है तो वर्ल्ड ही करप्शन आता है। हम किसी भी गांव में, किसी भी इलाके, शहर, किसी में काम करें, यार काम है, ठीक है ना, तो वो जिनके मर्डर भी होते हैं वो भी बेचारे एफआईआर से डरवाने, एफआईआर लिखवाने से, एफआईआर रजिस्टर करवाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि जी हम एफआईआर करवाएंगे, हम 5 मुलजमान जो हकीकी गुनहगार भी हैं उन्हें नामजद करेंगे, जो पुलिस वाले हैं वो रिश्वत लेके 3-4 को छोड़ देंगे, एक आधे को जो है वो चालान कर देंगे। तो ये जो लोगों में करप्शन है, ये जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, ये हमारी सोसाइटी, ये हमारा जो निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं होगा। और इसके लिए हर इदारे को अपनी हद में रह के काम करना होगा। फ़ौज को फ़ौज की हद तक, जो उनका दिफाई निज़ाम है उसकी हद तक, पार्लियामेंट को कानून बनाने की हद तक, जो कैबिनेट है उससे मुल्क एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक, जो अदलिया है उन्हें फैसला करने की हद तक। आप देख सकते हैं आजकल कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ जो सियासी केसेस हैं वो इस जो हैं अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रहे हैं, और उसमें भी मखसूस जजेस बैठते हैं। हमारे लिए तमाम ये मुकद्दस हैं। काजी फायद ईसा साहब भी मुकद्दस हैं और उमर तैयाब बंदयाल साहब भी मुकद्दस हैं, लेकिन मुकद्दस तब हैं जब ये इंसाफ करेंगे। अगर ये किसी एक पार्टी की तरफदारी करेंगे, वो कोई भी हो, ठीक है ना, मैं कॉमन मैन हूँ, मैं आम पर्सन हूँ, मैं आम पर्सन से निकल के बना हूँ, ठीक है ना, मैंने शाम को जब जाना है तो अपने देहातों, गाँव में जाना है जहाँ पे मैंने आम लोगों से मिलना है, तो मैं हमेशा आम लोगों की बात ही करूँगा, ठीक है ना। लेकिन जो ये अदलिया है, स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट है, वो आम बंदे के तो केस सुनती ही नहीं है। एक सिविल केस है, वो जो जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो वो 40 साल हो जाते हैं। एक मर्डर केस है, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कम से कम 20 साल। वो जो सज़ा होती है वो सज़ा से ज़्यादा भुगत चुके होते हैं, या फिर वो बंदा जो है इन जेल की सलाखों में मर चुका होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्डर करती है कि वो शख्स जो है वो बरी हो गया। लेकिन उसके बरी होने का क्या फ़ायदा कि वो बेचारा तो एरिया रगड़ रगड़ कर के जेल की सलाखों में मर गया, ठीक है। तो जब तक अवाम अपने हक के लिए बात नहीं करेगी, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, ये हमें कभी भी हक नहीं देंगे, ये हमें कभी भी हक नहीं देंगे। सही, बिल्कुल सही। अब सब ये बताइएगा कि वकालत में आप अपना उस्ताद किसको समझते हैं? मेरे वकालत में समझना नहीं, मेरा मानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद अस्कर अली चोई साहब हैं, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह टोबा कचहरी में आप तमाम चैम्बर्स देख सकते हैं, किसी चैम्बर के बाहर किसी भी दोस्त ने अपने उस्ताद मोहतरम का नाम नहीं लिखाया। मैं इसके बाद कैमरा मैन को स्पेशली कहूँगा कि वो बाहर देखें कि मेरे ऊपर मेरे उस्ताद मोहतरम का नाम होगा, नीचे मेरा नाम मौजूद है, ठीक है ना। तो मुझे अपने उस्ताद पे मान है, अपने उस्ताद पे फ़ख्र है कि वो मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद भी हैं और बाप जैसे भी हैं, ठीक है ना। उस्ताद होता ही बाप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें पाला पोसा और इस हद तक बनाया, जो है ये उनकी नवाजिश है। अब साहब, वकालत के दौरान कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया जो यादगार हैसियत रखता हो? इसमें आज आपके चैनल के थ्रू से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैं अपनी वकालत की कमाई से जो 5वां हिस्सा है वो गरीब गुरबा को देता हूँ, ठीक है ना। वो मैंने अल्लाह पाक को उसमें पार्टनर बना रखा है, जितनी भी कमाई होती है 50% जाता है, ठीक है ना। और जो हैं गरीब नादार दोस्त, मज़लूम, ठीक है ना, उनके केस में फ्री करता हूँ, ठीक है ना। उसमें डायरी खर्चा जो होता है हमारा, या क्लर्कों का खर्चा, वो भी मैं नहीं लेता, ठीक है ना। तो ज़िंदगी में कई केसेस आए हैं जिन पे मेहनत भी बहुत की है, दिल से लगन से भी किया है, ठीक है ना। तो एक बार मैं यहाँ से निकल के डीसी साहब के पास पेश होने जा रहा था, ठीक है ना। तो 60-70 साल की जो एक माई थी, वो किसी वकील दोस्त के चैम्बर से निकल के ना रोती हुई जा रही थी, ठीक है ना। तो मैं रह ना सका, मैंने उससे पूछा कि माँ जी क्या हुआ है, ठीक है ना। वो 2-4 मिनट रोती रही, मैं उसे चैम्बर लेके आया, पानी वगैरह पिलाया, ठीक है ना। तो उसने बात बताया कि
जो हमारे गांव के ज़िम्मेदार हैं, जो हमारे गांव के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने हमारा रकबा छीन लिया है, ठीक है ना। मेरी 3 जवान बेटियाँ हैं, ठीक है ना। एक बेटा है वो बदकिस्मती से गूंगा है, ठीक है ना। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे इंसाफ नहीं मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस केस में मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह उस औरत को, उस माँ को उसका इंसाफ दिलवाया, और मेरे लिए वो एजाज़ की बात है। मेरी सारी ज़िंदगी में उस माँ की दुआएं जो हैं वो मेरा साथ देंगी इंशाल्लाह। जिंदाबाद। आप सब एंड पे ये बताइएगा कि मौजूदा सियासी कशमकश को आप किस नज़र से देखते हैं? ये सियासत वो होती है जिसमें आवाम की खिदमत की जाती है, ठीक है ना। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी या नून लीग, ये आम आवाम के हक़ की जंग नहीं लड़ रहे, ये अपनी जंग लड़ रहे हैं, ये इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है ना। जो वर्ल्ड है, जो ज़रबुल मिसल है कि इस हमाम में सब नंगे हैं, तो ये तमाम सियासतदान नंगे हैं। जो पीडीएम है या पीपल्स पार्टी है, वो भी इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। जो तहरीक इंसाफ है बदकिस्मती, वो भी इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। अगर पौने 4 साल तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की है, तो देख लें किसी भी आम इंसान को फ़ायदा नहीं पहुंचा। अगर फ़ायदा पहुंचा है तो इमरान खान और उसके हवारियों को पहुंचा है, एमएनएज़ को पहुंचा है, उनके सेनेटर्स को पहुंचा है, उनके वज़ीरों को पहुंचा है। अगर नून लीग की हुकूमत थी तो नून लीग के दौरे हुकूमत में भी जो फ़ायदे, जो खरबों में जायदादें बनी हैं, तो वो उनके एमएनएज़ की बनी थी, उनके सेनेटर्स की बनी थी, उनके मिनिस्टर्स की बनी थी। तो सेम पीपल पार्टी में कोई भी जमात, मेरे ख़्याल से, बल्कि ये यकीन से कहता हूँ, कोई भी जो जमात है वो आवाम के लिए मेहनत नहीं करती, वो आवाम के लिए सियासत नहीं करती, वो अपने मफाद के लिए करती है। और जो है आम इंसानों का, किसानों का, ज़िम्मेदारों का, उनका इस्तेहसाल करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब आबद जमील मोहटा साहब, जो हमसे महव गुफ्तगू थे। बहुत शुक्रिया आबद साहब, बहुत मेहरबानी, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सिराजी साहब क्या हाल है सर?